नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बता रहे हैं। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुल्तानपुर दौरा है। कुछ देर के लिए सुल्तानपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य को देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। निर्माण कार्यों का निरीक्षण, समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी अब तेज हो चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के मकसद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। निर्माण कार्यों की गति किस तरह से चल रही है, किस तरह की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। यहाँ पर अधिकारियों से विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री फीडबैक लेंगे। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह सुल्तानपुर दौरा है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही है। दरअसल विकास कार्यों की समीक्षा करने के मकसद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर के दौरे पर कुछ देर के लिए पहुंचेंगे। यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य को परखेंगे। अधिकारियों के साथ एक बैठक भी होगी। ब्यूरो चीफ विक्रम राठौर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, जिस तरह से मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ दौरे भी कर रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, यानी विकास को लेकर फुल फॉर्म में है योगी सरकार। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, ताबड़तोड़ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, जिससे कि जो विकास कार्य है उनमें तेजी आ सके। और लगातार पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, जिस तरीके से लगातार उसकी समीक्षा हो रही थी, उसी क्रम में खुद अब स्थलीय निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकलेंगे। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कई जनपदों का दौरा है, जैसे वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। लगभग 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस की पूरी समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाएगी। वाराणसी से सीधे वो गाजीपुर, आजमगढ़ होते हुए सुल्तानपुर जाएंगे, और वहाँ पर पूरी जो कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा के बाद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, और आगे कितना काम बाकी है, किस तरीके से उन कामों को आगे बढ़ाया जाएगा, इन सभी चीजों की समीक्षा मुख्यमंत्री। चलिए, बिल्कुल विक्रम, बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह सुल्तानपुर दौरा है, जहां पर विकास कार्यों की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी का सबसे बड़ा बजट लाने की तैयारी में अब सरकार। इस बार का 5.50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हो सकता है। 19 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा 2021-22 का बजट। बजट में किसानों और युवाओं पर खासतौर पर फोकस रह सकता है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब तक का सबसे बड़ा बजट लाने की तैयारी में है। पिछली बार 5.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 5.50 लाख करोड़ का ये बजट ला सकती है। योगी सरकार का इस बजट में किसानों पर फोकस रह सकता है। युवाओं को तरजीह इस बार के बजट में देखने को मिल सकती है। दरअसल पिछली बार 5.12 लाख करोड़ रुपए का बजट योगी सरकार की तरफ से पेश किया गया था। ब्यूरो चीफ विक्रम राठौर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विक्रम, किसानों पर जिस तरीके से फोकस है, युवाओं पर जिस तरीके से फोकस है योगी सरकार का दिखाई दे रहा है, यानी चाहे किसानों की खुशहाली हो या फिर युवाओं की बेहतरी, इसको लेकर योगी सरकार के इस बजट में खासतौर पर प्रावधान देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, विकास कार्यों की को धार देने के साथ साथ सभी आयामों को साधने का काम इस बजट के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। सभी वर्गों को, विभागों को साधने का बड़े स्तर पर काम उत्तर प्रदेश सरकार इसमें करेगी। जिस तरीके से लगातार जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको वित्तीय पोषित करने का पूरा प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार इस बजट में करेगी। साथ ही साथ जो अलग अलग जो मूलभूत सुविधाओं वाले जो बजट हैं, जैसे तो स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, लोक निर्माण विभाग की बात हो, ग्राम विकास विभाग की बात हो, पंचायती राज विभाग की बात हो, इन सभी विभागों पर बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार फोकस करेगी। और सबसे ज्यादा कोशिश ये भी होगी उत्तर प्रदेश सरकार की इसमें कि वो पूरी तरीके से एक संदेश दे सके पूरे। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विक्रम इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार का किसानों पर फोकस इस बार के बजट में देखने को मिल सकता है, और उसके साथ ही युवाओं को लेकर भी इस बजट में प्रावधान देखने को मिल सकते हैं। वही योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल अब युवाओं को विदेशों में रोजगार पाने का मौका मिल पाएगा।
कौशल विकास विभाग दे रहा है ट्रेनिंग का मौका। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग दी जा रही। आभा ऐप से जुड़कर युवा अपने स्किल्स को निखारने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार का एक और बड़ा और महत्वपूर्ण कदम। अब युवाओं को विदेशों में नौकरी पाने का सपना साकार होगा। दरअसल कौशल विकास विभाग की तरफ से ट्रेनिंग का मौका युवाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। कौशल विकास विभाग की तरफ से युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग इन युवाओं को दी जा रही है ताकि इन युवाओं के स्किल सुधरें और उन्हें विदेशों में बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सके। और बात करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर 9वीं और 11वीं की कक्षाओं को खोलने की अनुमति दे दी गई। दिल्ली में 9वीं और 11वीं कक्षा के स्कूल खुल चुके हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जो कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं, उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया स्कूलों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली के कई स्कूलों में पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। 9वीं और 11वीं की कक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से इन स्कूलों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। साथ ही ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया जाए, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा, मास्क को भी पहनना ज़रूरी होगा। साथ ही सैनिटाइजर की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये तमाम व्यवस्थाओं को जांचने परखने के मकसद से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कई स्कूलों में पहुंचे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला किया गया था तकरीबन 10 महीने तक स्कूल बंद होने के बाद छात्रों को पढ़ाई में खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में परीक्षाएं भी नजदीक आती जा रही हैं। ऐसे में स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया, लेकिन किसी तरह की कोई कमी ना हो, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसको खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तमाम स्कूलों में पहुंचकर परखने की कोशिश कर रहे हैं। चलो चलो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं हिंदी खबर के माध्यम से। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से खास बातचीत की है। स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार कितनी तैयार है, आप भी सुनिए। सर, क्या कुछ अभी तक 10वीं 12वीं के स्कूलों को खोला गया था, अब 9वीं 11वीं के स्कूलों को भी खोला गया है क्लास को, तो क्या कुछ आप लोगों की तरफ से तैयारी है? नहीं, हमारी तो तैयारी पूरी है। हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल सब तैयार हैं। और आज से 9वीं और 11वीं के स्कूल भी खुल गए हैं बैठ जब तो अच्छा लग रहा है बच्चों को वापस स्कूल में देख के। तो सर, क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम? बच्चों का यही मानना है कि ऑनलाइन क्लास जो है वो, मतलब इनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है और सब जानते हैं इस बात को कि ऑनलाइन क्लास काम चलाऊ है। अगर पढ़ाई होनी है तो स्कूल में आके हो सकती है, और आज बच्चे आके खुश हैं स्कूल में। सर, इसके बाद और भी क्लास के बच्चों के स्कूल खोले जाएंगे? नहीं, अभी तो हम 9वीं से लेके और 12वीं तक खोल रहे हैं। आज से 9वीं और 11वीं के खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं। अभी सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। आप शिक्षा मंत्री हैं सर, तो क्या कुछ स्कूल के प्रशासन को भी आप लोगों की तरफ से कहा गया कि क्या क्या नियम का पालन कर रहे हैं? नहीं, पूरे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे ऑफिसर्स पूरा देख रहे हैं इसको, हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं सब कोविड का। सर, कोरोना काल में ऐसी पहल करना जो कि अभी और राज्यों में पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, तो कैसा लगा? नहीं, मुश्किल तो है, पर इंतजार नहीं कर सकते ना कि एक दिन 0 केस डे आएगा और तब स्कूल खोलेंगे। स्कूल तो खोलने ही पड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमने बात की दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी से। इन्होंने साफ तौर पर बोला, जैसा कि आप पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं, कि कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करने के साथ साथ बच्चों को शिक्षा देना भी जरूरी है। और इसी की वजह से कोरोना काल को देखते हुए भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला गया, जिससे बच्चे फेस टू फेस अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकें और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और अगली बड़ी खबर इस वक्त आपको कानपुर से बताने जा रहे हैं, जहां पर कानपुर विकास प्राधिकरण में डीजल घोटाले की जांच पूरी हो गई। 1 साल के बाद घोटाले की सरकारी जांच रिपोर्ट सामने आई है। एडीएम सिविल सप्लाई ने कमिश्नर कार्यालय को ये सील बंद रिपोर्ट भेज दी है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जांच में हुई वित्तीय अनियमितता की पुष्टि की जा चुकी है। दरअसल 2.15 करोड़ रुपए के घपले का आरोप लगा था, यानी 2 करोड़ 15 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगा था। तत्कालीन केडीए केयरटेकर अभियंता समेत कई अफसर इसकी आंच में फंसे थे। ऑडिट में भी ये मामला फंस सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, अनियमितता की पुष्टि हुई है।
हालांकि सीलबंद रिपोर्ट भेजी गई है। 2 करोड़ 15 लाख रुपए घपले का आरोप लगा था। तकरीबन 1 साल के बाद ये जांच अब पूरी हुई है। तत्कालीन केजीए केयरटेकर अभियंता समेत कई अफसर इस जांच रिपोर्ट में लपेटे में हैं। बताया जा रहा है कि ऑडिट में भी यह मामला फंस सकता है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वित्तीय अनियमितता पाई गई है। इस बात की सीलबंद रिपोर्ट अब भेजी गई है। कानपुर विकास प्राधिकरण में डीजल घोटाले की जांच 1 साल के बाद अब जाकर पूरी हुई। बांदा के मेडिकल कॉलेज प्रेक्षागृह में दिव्यांग दिव्य पथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर चित्रकूट से कुलपति जगत गुरु राम भद्राचार्य पहुंचे। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने दिव्यांगों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि मेरे यहाँ हमेशा दिव्यांगों के लिए द्वार खुले हैं, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। इसी के साथ जब जगत गुरु राम भद्राचार्य से किसान आंदोलन पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से किसानों ने लाल किले पर चढ़ने का जो दुस्साहस किया वो बेहद शर्मिंदा करने वाला है। ये किसानों के जीवन में एक कलंक बन चुका है, एक धब्बा बन चुका है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत के कहने पर किसान डकैत न बने, अपना आंदोलन बंद कर दें। दरअसल 3 कृषि कानूनों का विरोध नहीं है बल्कि हित में, इसीलिए मैं सरकार से वापस लेने की अपील बिल्कुल भी नहीं करूंगा। राम भद्राचार्य की तरफ से कहा गया कि किसानों के आंदोलन को लेकर जिस तरह से राजनीति चल रही है वो किसानों के हित में नहीं है। राम भद्राचार्य की तरफ से कहा गया तिरंगे का अपमान किया गया, गलत बात, ये कभी भी सही नहीं है। महाराज जी, किसानों के आंदोलन को किस रूप में देखते हैं आप? अब तो मैं आतंकवादी के रूप में देख रहा हूँ। महाराज जी, जो झंडा फहरा दिया गया है तिरंगा हटा के, उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत घिनौना कार्य है ये। और बात करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की, और ये अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 8 फरवरी को वाराणसी के दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के काम की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सुल्तानपुर पहुंचेंगे और उसके बाद वाराणसी का कार्यक्रम है। बड़ी खबर बता रहे हैं जनपद गाजीपुर, आजमगढ़ और सुल्तानपुर का दौरा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है। विकास कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री करने के लिए पहुंचेंगे। ब्यूरो चीफ विक्रम राठौर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, लगातार ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री की तरफ से किए जा रहे हैं। विकास कार्यों को परखने का काम भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। यानी चुनावी वर्ष में जिस तरह की सक्रियता योगी सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है, यानी सरकार की योजना है कि जो विकास के कार्य हैं वक्त रहते पूरे हो जाएं। कार्यों को देखते हुए मुख्यमंत्री के लेके जा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा अलग अलग जनपदों में है। जिसमें लगभग 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी पहुंच के पूर्वांचल एक्सप्रेस निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। गाजीपुर से वाराणसी के बाद वो गाजीपुर रवाना होंगे और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 360 किलोमीटर का पूरा समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और उसके बाद आजमगढ़ से सुल्तानपुर के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे और पूरी स्थलीय कार्यक्रम जो है, स्थलीय निरीक्षण जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद सुल्तानपुर में ही अधिकारियों के साथ बैठक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और कौन कौन से काम किस तरीके से भी चल रहे हैं, यूपीडा के जो चेयरमैन है अवनीश अवस्थी जी, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पूरी रूपरेखा जो अभी तक काम किस तरीके से चल रहा है, किन किन प्रोजेक्ट पर, किन किन लेन पर, किन किन फ्लोर पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, इन सभी चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी। और पूरा स्थलीय निरीक्षण के बाद एक एक पॉइंट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी विकास प्रगति की जानकारी देंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विक्रम इस खबर पर जानकारी के लिए। उधर बांदा में कांग्रेस के नौकरी संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश सचिव ब्रजेश कुमार बादल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ब्रजेश कुमार बादल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने नौकरी के नाम पर चौकीदार बना दिया, रोजगार के नाम पर पकोड़े बनाने को कहा जा रहा है। रोजगार न होने की वजह से युवा आत्महत्या कर रहे हैं। इसी के साथ मौजूदा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। ब्रजेश कुमार बादल ने हिंदी खबर संवाददाता से खास बातचीत की।
जहां एक तरफ यूपी में चौरा चोरी कांड के खुशियां मनाई जा रही हैं, वहीं कांग्रेसियों द्वारा आज युवाओं की नौकरी संवाद का कार्यक्रम शुरू किया गया, जहां पर युवाओं को किस प्रकार से सरकार धोखाधड़ी में रख रही है, इन सारे बातों को लेकर यहां पर कांग्रेसियों ने अपने इस नौकरी संवाद के कार्यक्रम को शुरू किया है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर आए हैं विजय जी। आज यहाँ पर नौकरी संवाद शुरू किया गया है आप द्वारा, कैसा है, युवाओं को क्या रोजगार है? ये कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में एक टाइम पर ही शुरू किया गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो प्रदेश में जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए। अगर उनको आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। अगर भत्ता नहीं दे पा रहे हैं तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। हमारी पार्टी ने एक सर्वे किया है, जिस सर्वे के अनुसार अगर आप देखते हैं तो यूपी में हर दिन लगभग 3 बेरोजगार भाई आत्महत्या करते हैं। पिछले 30 सालों से, जब से प्रदेश से कांग्रेस की सरकार गई है, लगभग 1000 कारखाने बंद हो चुके हैं, जिसमें बांदा में एक कताई मिल के नाम से आप लोग सभी लोग जानते होंगे, आज भी बंद पड़ी है। और नरैनी क्षेत्र में धान की मिलें हुआ करती थी, आज वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। ये सरकारें जो आती हैं वादे करती हैं, उसके बाद कोई कार्य नहीं करती हैं। इसलिए ये जो है नौकरी संवाद का प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि युवाओं को बात रखी जा सके, इस सरकार को सचेत किया जा सके। इसी बीच हमारे यहाँ पर अध्यक्ष जी मौजूद हैं जनपद बांदा के, उनसे पूछते हैं जनपद बांदा में अभी तक कितने बेरोजगार युवकों प्रतिदिन 3 मारे जाने की बात बताया जा रहा है। अध्यक्ष जी, यहाँ पर जो बात कही गई है वो क्या मामला है? देखिए, ये नौकरी संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव आदमी प्रियंका गांधी जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में आज नौकरी संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत हम लोग गांव-गांव जाकर के न्याय पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर जाकर के हम लोगों को जानकारी देंगे कि सरकार ने वादा किया है। जब इनकी सरकार नहीं बनी थी, चुनाव के टाइम पे इन्होंने कहा था कि हम युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आप देख रहे हैं युवा मारा फिर रहा है, गरीबी चरम सीमा पर है। लॉकडाउन की वजह से लोग त्राही कर रहे हैं, कल कारखाने बंद हो गए, नए कोई लगाए नहीं जा रहे। तो हम लोग की मांग है कि कारखाने लगाए जाए, इनको रोजगार दिया जाए, नहीं दे पा रहे तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि एक समान भाव। ये पर मुमताज जी खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे यहाँ पर माइनॉरिटी के जो युवा है कैसे बेरोजगार, कैसे क्या समस्या आती है यहाँ पर? कि बेरोजगारी तो चाहे माइनॉरिटी के हो चाहे कोई भी हो, सारे समाज में है, कोई एक नहीं सिर्फ माइनॉरिटी पर है। इस सरकार ने जो कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किया था, तो उस हिसाब से उनको 14 करोड़ नवयुवकों को नौकरी दे देनी चाहिए थी। तो नौकरी तो किसी को दी नहीं, बल्कि 12 करोड़ नौजवानों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। ये जो हम लोगों का आज कार्यक्रम है, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये वादा करेगी हमारी सरकार बनेगी तो जो जिस योग्यता के अनुसार उसको प्राथमिकता में पहले युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नौकरी संवाद के कार्यक्रम में जिस प्रकार से आ जाएगा तो 12 करोड़ युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी देने का कार्य करेगी कांग्रेस सरकार। अब आगे जानते हैं कि क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बांदा से हिमांशु शुक्ला, हिंदी खबर के लिए। और अगली बड़ी खबर इस वक्त आपको अलीगढ़ से बताने जा रहे हैं, जहां पर नशा करते हुए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली गई। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल करना महंगा साबित हुआ है। दरअसल दबंग युवक ने गोली मारे, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी दबंग घटना के बाद से मौके पर फरार है। सिविल लाइंस थाना इलाके के जमालपुर की ये पूरी घटना, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दबंग युवक ने एक शख्स को गोली मार दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी दबंग इस घटना को अंजाम देने के बाद से फरार है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि नशा करते हुए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली गई थी। बांदा में अपराधियों और अपराध पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। एसपी के निर्देश पर पुलिस लगातार बदमाशों की धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि बीते दिनों बदमाश मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था, जिसकी पुलिस सरगर्मी के साथ तलाश कर रही थी। ये बदमाश अवैध बालू खनन और परिवहन का काला कारोबार करता था, जो कि किसी वारदात की प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश में था। बताया जा रहा है कि काफी अरसे से इस बदमाश की तलाश पुलिस को थी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। और ये बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर एक प्रधान पुत्र की सड़क हादसे में मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि बाइक से पेट्रोल पंप जाते समय यह हादसा हुआ। आवारा सांड का सींग पेट में घुसने की वजह से युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक पेट्रोल पंप पर मैनेजर का काम करता था। बसई अरेला थाना क्षेत्र के लडुआपुरा गांव की पूरी घटना, जहां पर आवारा सांड के हमले में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रधान पुत्र था, पास के पेट्रोल पंप में बतौर मैनेजर वो काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान सांड की तरफ से हमला किया गया। सींग पेट में घुसने की वजह से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की इस घटना के बाद से इलाके में कोहराम मच गया। बसई अरेला थाना इलाके के लडुआपुरा गांव की यह पूरी घटना, जहां पर पेट्रोल पंप के मैनेजर पर सांड ने हमला किया था, जिसमें प्रधान पुत्र की मौत हुई। और अगली बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर सिपाही की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में अभद्रता करने पर सिपाही की पिटाई भी की गई। जहांगीराबाद थाने में तैनात बताया जा रहा है ये आरोपी सिपाही हवा सिंह। एसएसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहांगीराबाद थाने में तैनात बताया जा रहा है कि ये पुलिसकर्मी जो शराब के नशे में धुत होकर खाकी की गरिमा को तार-तार करता नजर आया। हालांकि इस मामले पर एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए सिपाही को निलंबित कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, शराब के नशे में धुत ये पुलिसकर्मी किस तरह से ड्रामा करता रहा। यह वीडियो वायरल हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस दौरान इससे पुलिसकर्मी की पिटाई भी की गई है। हालांकि एसएसपी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि सिकंदराबाद थाने में तैनात था ये पुलिसकर्मी जो शराब के नशे में धुत होकर वर्दी की गरिमा को तार-तार करने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान लोगों से अभद्रता करने को लेकर लोगों ने जमकर पिटाई भी की। अपनी खेती को आवारा पशुओं और चोरी से बचाने के लिए किसान न जाने कितने तरीके अपनाते हैं। पूरी रात खेत की रखवाली तक करते हैं। इससे समय भी खराब होता है और परेशानियां भी होती हैं। लेकिन इन परेशानियों से जूझते किसानों ने अब अपनी खेती की निगरानी के लिए तीसरी आंख का सहारा लिया है। अक्सर किसानों को आवारा जानवरों से फसल बर्बाद और सामानों की चोरी का डर सताता रहता है, जिससे किसान बेहद परेशान भी रहते हैं और भारी नुकसान भी होता है। लेकिन इन सभी परेशानियों से बचने के लिए किसान अब हाईटेक तकनीक अपना रहे हैं। दरअसल ताजनगरी आगरा के एक किसान ने फसल पर निगरानी रखने के लिए तीसरी आंख यानी सीसीटीवी का सहारा लिया है। ये नए भारत के वो नई पद्धति के किसान है जो खेती खलियानी के परंपरागत साधनों को छोड़कर अब विज्ञान पे आधारित यानी कि उच्च तकनीकी पे आधारित संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। आगरा के इस बमरौली कटारा के इस गांव के अंदर किसान गोविंद कटारा हैं, जिन्होंने अपने खेतों की रखवाली करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। आगरा बमरौली कटारा के रहने वाले गोविंद कटारा किसान हैं, जो आए दिन खेत में चोरी और खेती खराब होने से परेशान रहते थे। आवारा जानवर खेत में खड़ी फसल को बर्बाद कर जाते थे। वहीं कई बार यंत्रों की चोरी भी हो गई। इन घटनाओं से गोविंद बेहद परेशान थे, लेकिन एक दिन उन्होंने हर परेशानी का हल निकालने के लिए खेती में सीसीटीवी लगाने की सोचा। गोविंद ने खेत के आसपास की लोकेशन चेक की और वहां सीसीटीवी लगा दिए। इससे गोविंद की परेशानी खत्म हो गई और सीसीटीवी के बाद गोविंद अब 24 घंटे अपनी खेती की निगरानी कर पाते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने घर में एक स्क्रीन भी लगाई है, जिससे हर पल की जानकारी उन्हें रहती है। इसके पीछे मकसद जंगली जानवरों से रखवाली और जो हमने कटीली बाउंड्री वाल लगाई है उसकी चोरी और कृषि यंत्रों की चोरी की समस्या थी। इसलिए हमने सोचा कि कैमरे लगवा दिए जाएं तो उससे फ़ायदा मिलेगा और मिल भी रहा है। मैंने फ़िलहाल यहाँ 8 चैनल का DVR लगाया है। भविष्य में मैं PTZ कैमरा लगाऊंगा। गोविंद कटारा का कहना है कि आगरा के आसपास के इलाके जैसे फतेहाबाद, डौकी में भी किसानों ने इसी तरीके से खेत में निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए हैं। इससे समय भी बचता है और नुकसान भी नहीं होता। रात हो या दिन, खेत की निगरानी आसानी से हो पाती है। खुद प्रधानमंत्री भी किसानों को नई तकनीक से जोड़ने की बात कहते हैं। यानी अब कहा जा सकता है कि उसी तकनीक की ओर किसान आगे बढ़ रहे हैं, यानी किसान हाईटेक हो रहे हैं। आवारा पशु हो या कंटीले तारों की रखवाली करनी हो या कृषि यंत्रों की रखवाली करनी हो, इन्होंने पूरी निगहबानी जो है सीसीटीवी के थ्रू कर रखी है। जाहिर सी बात है, अब किसान अपने पुराने संसाधनों को छोड़कर नए संसाधनों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं।
और ऐसा होना भी चाहिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात की बात कर चुके हैं कि लैब के अंदर या लेबोरेटरी के अंदर जिस तरह की जो तकनीकी हैं वो खेत तक पहुंचनी चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने कृषि अनुसंधान को भी काफ़ी प्रोत्साहित भी किया है। आगरा से मनीष गुप्ता, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।